हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, उसके पहले वैदिक एज देखा था, उसके बाद जैनिज्म देखा, उसके बाद बुद्धिज़्म देखा। आज हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत आपको पता होगा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी का राजा था, उसको डिफीट किया था, हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो कि अलेक्जेंडर का सक्सेसर था, जिसे कि अलेक्जेंडर इंडिया में छोड़ के गया था। तो धनानंद एक नंदा डायनेस्टी का राजा था, जिसकी स्थापना नंदा डायनेस्टी का महापद्मा नंदा ने किया था। अशोक के पहले महापद्मा वो राजा था जिसने कलिंगा को जीता था। उसका बेटा धनानंद था। धनानंद अलेक्जेंडर के टाइम का राजा था। जब भारत में अलेक्जेंडर आया था, उस समय धनानंद ही मगध का राजा हुआ करता था। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बुक होती है, इंडिका करके बुक होती है, तो उसे किसने लिखा था? मेगास्थनीस ने लिखा था, जो कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और कहाँ से आया था? सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज ए ग्रीक एम्बेसडर। चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो राजा था, तो मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अगर आपसे पूछे, अभी मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में भी कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड। ये था सेंट्रलाइज्ड, सेंटर से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। पूरी तरह से हम अभी डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं, वो हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो यूनियन भी है, स्टेट्स पे भी पावर है। अब स्टेट से पंचायत तक का हमने डिसेंट्रलाइज कर चुका है। और किस तरह से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कि नहीं पंचायत तक, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बस जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चंद्रगुप्त मौर्य का था, वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। और चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऊपर में लिखूँगा चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन क्या था। वैसे तो ये लोग हिंदू थे, लेकिन इन्होंने जैनिज्म बाद में अपनाया था। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त के बेटे होते हैं बिंदुसार। इन्होंने आजीविका सेक्ट अपनाया था। आजीविका सेक्ट कहता है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। आजीविका सेक्ट कहता है एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सब कुछ किस्मत का है। और ये सुख भोगो, इस धरती पे आयो, सुख भोगो, रीबर्थ, दोबारा जन्म, ये सब पे वो विश्वास नहीं करते थे। बिंदुसार ने ही वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में इन्वेट किया था और उसे अपने अंदर मिलाया था, मगध में मिलाया था। और बहुत बड़ा किंगडम हमारे पास आ चुका था। अब हम आगे देखेंगे अशोक पे। ये बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। इन्हें हिस्ट्री में द ग्रेट
अशोका भी कहते हैं जब ये राजगद्दी पे बैठे उसके 8वें साल पे, राजगद्दी के बैठने के 8वें साल पे इन्होंने कलिंगा पे अटैक किया था। कलिंगा बस ये किंगडम था जो कि मगध में नहीं था, बाकी पूरा भारत और भारत से के बाहर भी मगध डायनेस्टी हुआ करता था, उस पर अशोका राज किया करता था। कलिंगा पे इन्होंने 8 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अटैक किया, लेकिन वार के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देखा, जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और इन्होंने क्या अपनाया? धम्मा घोषा अपनाया। क्या अपनाया? धम्मा घोषा अपनाया। धम्मा घोषा का मतलब होता है, एक होता है भेड़ी घोषा, BHERI, भेड़ी घोषा, भेड़ी घोषा, भेड़ी घोषा। एक होता है धम्मा घोषा, ये होता है कि आप अटैक करो, खून खराबा करो और एक किंगडम को अपने किंगडम में मिला लो, ये होता है भेड़ी घोषा। धम्मा घोषा होता है पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। आपने बहुत जगह सुना होगा अशोका के धम्मा के लिए, धम्मा के बारे में आपने सुना होगा। अशोका धम्मा होता क्या है? ये धम्मा होता क्या है? ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आपको सोसाइटी में, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपको अपने हाउस होल्ड में कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको सोसाइटी में कैसा बिहेव करना चाहिए, एज ए नेशन आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। सारे सेक्ट, रिलीजन, सारे फेथ को एक जैसा इज्जत देना चाहिए। अपना रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, अपना फेथ को रिस्पेक्ट करो, दूसरे को फेथ को भी रिस्पेक्ट करो, ये जो होता है। और घर में बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, बूढ़ों को अपने घर में रखो, उनकी सेवा करो, ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो अशोका धम्मा क्या होता है? अशोका धम्मा क्या होता है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। आप मोरल का मतलब समझते होंगे, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। कोई पूछेगा अशोका धम्मा क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अशोका धम्मा होता है। ये क्या चाहते थे इससे? अशोका धम्मा से ये नोटिस बोर्ड पे लिखा करते थे पहले अपना धम्मा को, कि आपको कैसे बिहेव करना है। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या होता है? एडिक्ट होता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी नोटिस बोर्ड कहते हैं, उस समय अशोका के टाइम में से एडिक्ट कह रहे हैं। तो अशोका धम्मा की वजह से क्या है? पीसफुल सोसाइटी। पीसफुल सोसाइटी कैसे हो, एक जैसा सोसाइटी, एक प्यार से सोसाइटी कैसे रहे, वो हमें अशोका धम्मा बताता है। जैसे कि बुद्धा बताते हैं हमें नॉन वायलेंस और डिफरेंट चीज़ें, वैसे अशोक भी बुद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपना धम्मा बताते हैं। हिस्ट्री में कोड ऑफ कंडक्ट लोगों को बताया करते थे। अब हम देखेंगे अशोका एडिक्ट के बारे में। तो ये जो लेक्चर है इसमें कोई बकवास नहीं है, सीधी बात है, नो बकवास, सीधी बात। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे भी जो हिस्ट्री जानना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अशोका एडिक्ट्स क्या होता है? तो एडिक्ट से मैंने क्या बताया, जो ये बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था अशोक का। तो अशोक को कुछ अपने प्रजा को बताना होता था। उस समय तो मैसेंजर था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, इंटरनेट था नहीं, न्यूज़पेपर था नहीं। तो अशोक क्या करता था? पत्थरों पे लिखा करता था, लिखवाया करता था अपने मैसेज को पब्लिक के लिए। तो अशोका एडिक्ट्स क्या है? अशोका एडिक्ट्स एंशिएंट नोटिस बोर्ड है, एंशिएंट नोटिस बोर्ड है। ये जो एडिक्ट्स है इसमें क्या लिखा हुआ है वो आज की भाषा में तो लिखा नहीं था, तो क्या लिखा है उसको डेसिफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोका एडिक्ट्स वे डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। जो स्क्रिप्ट लिखा होता था वो ब्राह्मणी, मोस्टली ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा होता था, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा होता था मोस्टली। उसके बाद एक रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, जिसका इम्पोर्टेंट नाम है मास्की रॉक एडिक्ट। इसमें क्या मिलता है हमें? मास्की रॉक एडिक्ट अशोका का है, अशोका का रॉक एडिक्ट है। एक रॉक पे इन्होंने लिखा था। यहाँ पे हमें अशोका का नाम मेंशन मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में
कि किस रॉक एडिक्ट में अशोका अपने नाम का वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि मैं अशोक हूँ, वो मास्की रॉक एडिक्ट में बताते हैं। अब ये एडिक्ट्स वो जो नोटिस लिखते थे अशोका, वो कहाँ कहाँ लिखते थे? वो 3 जगह पे लिखते थे, रॉक पे, केव पे, एक पिलर पे। रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट। आपने सुना होगा सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये अशोका ने ही बनाया था, अशोका ने ही बनाया था सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। और जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है, जिसके लिए अभी कुछ बवाल मचा था कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है कि पहले बाघ का मुंह बंद हुआ करता था एम्बलम में, आगे वाले बाघ का, आगे वाले शेर का, अब जो है लायन का मुंह खुला हुआ है, वो एग्रेसिव दिख रहा है। तो ये अभी का कंट्रोवर्सी था कि पार्लियामेंट में जो एम्बलम बना है उसका आगे का जो फ्रंट का जो लायन है उसका मुंह खुला है, वो एग्रेसिव दिख रहा है, लेकिन पहले वाले में वो बंद दिखता था। तो जिन्होंने बनाया उनका कहना है कि ये काफ़ी हाइट पे है, इस वजह से नीचे से वैसा उसका मुंह खुला दिख रहा है, वैसा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आप चाणक्य के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप चाणक्य के बारे में जानते हो या ना जानते हो तो क्या बोलोगे? तो चाणक्य की इम्पॉर्टेंट एक बुक है अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। तो चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त जो था, कौटिल्य या चाणक्य, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। कौटिल्य चाणक्य के मदद से, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की मदद से इन्होंने बुक लिखा था अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र। आपको पता होगा ये बुक किस चीज़ पे है? इकोनॉमिक्स पे है, किस चीज़ पे है? तो ये बुक है इकोनॉमिक्स पे नहीं है, ये बुक एडमिनिस्ट्रेशन पे है। ये आप कभी गलती करते हो, अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक है। स्टेट को कैसे चलाया जाए, एक राज्य को कैसे चलाया जाए, ये अर्थशास्त्र उस पे बुक है जो चंद्रगुप्त ने, जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने लिखा था। इनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त ने लिखा था। और पहले मैं बता चुका हूँ इंडिका के बारे में, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है। जो अगर हम जानना चाहते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो हम इंडिका बुक को रिफ़र कर सकते हैं। तो इंडिका बुक में क्या लिखा है? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा है, पाटलिपुत्रा एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा है। तो आप पूछ सकते हो कि उस समय टैक्स का क्या सिस्टम था? तो 1/4 से 1/6 जो प्रोडक्शन होगा आपका, वो आपको राजा को टैक्स देना पड़ेगा, 1/4 to 1/6। करेंसी क्या था? आप करेंसी पे पूछ सकते हो, उसमें चलता क्या था, करेंसी क्या था? तो पंच मार्क्ड कॉइन हुआ करता था, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, उसमें करेंसी हुआ करता था। अब पूछ सकते हो कि उस समय मौर्यन आर्ट कैसा था, मौर्यन आर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, तो आपको ध्यान से लेक्चर सुनना चाहिए। यहाँ पे कोई मौज मस्ती, कोई टाइम पास, फालतू का ड्रामा नहीं होगा। यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास होती है, इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। तो मौर्यन आर्ट, स्तूपा, चैत्य, पिलर्स, ये सब मौर्यन आर्ट है। पैलेस 80 पिलर हॉल हुआ करता था। पैलेस लकड़ी का बना होता था, जो पाटलिपुत्र में जो पैलेस मिला वो लकड़ी का 80 पिलर का पैलेस। ये पिलर्स, ये चैत्य, ये स्तूपा, ये सब क्या है? मौर्यन आर्ट है। तो ये सब तो आम पब्लिक तो नहीं बनाती थी, तो इसलिए ये राजा लोग बनाते थे, इसे बनवाते थे। तो रॉयल आर्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? रॉयल आर्ट इन सबको। तो अब सब रॉयल आर्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या था? स्तूपा। तो स्तूपा क्या होता है?
ये बुद्धिस्ट का होली साइट है। क्या है? स्तूपा क्या है? बुद्धिस्ट। पूरी लेक्चर को देखना है भाई, पूरी लेक्चर को। मैंने आपको बोला पूरी लेक्चर देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए बस नहीं। यूट्यूब चलाना है तो जाके कोई प्रैंक देख लो, जाके कोई शॉर्ट्स देख लो, मन खुश कर लो जाके। पढ़ना है तो पूरी लेक्चर को देखो। स्तूपा क्या है? बुद्धिस्ट होली साइट है। तो आप पूछेंगे क्या स्तूपा बुद्धिज़्म के टाइम में आया था, क्या स्तूपा बुद्धा के टाइम में आया था? तो मैं कहूँगा नहीं, स्तूपा जो है प्री बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। स्तूपा क्या है? प्री बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन बुद्धा के टाइम में आके यहाँ पे क्या होता है, उनके जो रेलिक्स होते हैं, उनके हेयर्स हो गए, उनके कपड़े हो गए, और जो भी सेंट है या मॉन्क है, उनके कुछ कुछ जो बचा होता है वो स्तूपा में रखा जाता है। दूसरा होता है, फिर मौर्य ने चैत्या ही बनाया। चैत्या क्या होता है? बुद्धिज़्म लोगों का प्रेयर हॉल होता है, जहाँ पे प्रार्थना करते हैं बुद्ध लोग, उसे चैत्या कहते हैं। तो मौर्य ने चैत्या भी बनाया। पैलेस तो आपको पता ही होगा, उन्होंने पैलेस बनाया, तो पैलेस समझाने की जरूरत नहीं है। पिलर, पिलर पता होगा, पिलर तो आपने सारनाथ पिलर का नाम सुना पहले। तो पिलर कैसा हुआ करता था पूछा जा सकता है, मोनोलिथिक होता था। अब हम देखेंगे फॉल्क आर्ट। फॉल्क आर्ट ये तो रॉयल आर्ट था। स्तूपा, स्तूपा, देन दिस चैत्य, देन पिलर, देन पैलेस, ये सब तो रॉयल आर्ट था। फॉल्क आर्ट क्या होता था? फॉल्क आर्ट होता था पॉट्रीज, पॉट्री बनाते थे। टेराकोटा, टेराकोटा का भगवान की मूर्ति बनाते थे। टेराकोटा फिगर बनाते थे, फीमेल का, जो फीमेल था, फीमेल का टेराकोटा फिगर बनाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षिनी कहते हैं। तो पॉट्री बनाते थे, यक्षिनी बनाते थे, फीमेल्स का यक्षिनी बनाते थे। यक्षिनी जो है उस समय का पटना म्यूजियम में अभी रखा है, तो आप जाकर कई मौका मिले तो आप देख सकते हैं। मौर्य के टाइम का यक्षिनी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, बहुत ज़्यादा सुनते होंगे आप, बोधिसत्व किसे कहते हैं? आप नाम सुनते होंगे बोधिसत्व। बुद्धिज्म में बोधिसत्व किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति में बुद्धा, भगवान बुद्ध बनने की काबिलियत हो, उसको बोधिसत्व कहते हैं। द पर्सन हु इज डेस्टिन्ड, जिसे आप देख के बोल दोगे, जिसके आप विचार समझ के कर दोगे कि ये डेस्टिन्ड है फॉर एनलाइटमेंट। बोधिसत्व क्या है? बुद्धा बनने की काबिलियत जिसमें, वो बोधिसत्व कहलाता है। द पर्सन हुआ डेस्टिन्ड फॉर एनलाइटमेंट, जिससे मोक्ष के लिए क्या है, डेस्टिन्ड है, वो बोधिसत्व कहलाता है। लोग बुद्धा और बोधिसत्व दोनों की पूजा करने लगे, पूजा करते हैं। नेक्स्ट है भाभू, भाभू एडिक्ट। भाभू का एडिक्ट है, अशोक का एडिक्ट है। इसमें क्या बताया जाता है कि अशोक का हमने सुना कि अशोक ने क्या अपनाया था, बुद्धिज्म अपनाया था। दादाजी ने जैनिज्म, पिताजी ने आजीविका, और अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया था। तो हमें कैसे पता चलता है कि अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया था? तो अशोक ने इस बात को जिक्र की थी, इस बात को लिखा था उसने अपने एडिक्ट में। कौन से एडिक्ट में? भाभरू एडिक्ट में उन्होंने इस बात को लिखा था कि मैंने बुद्ध का प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं बुद्ध के मार्ग पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगा आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी, जैसे कि हमने पहले देखा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन एडिक्ट्स का डिसिफर किया। तो एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो आज का ये आपका ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।